तो देश में एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात पर मंथन चल रहा है कि क्या धर्म गुरुओं को, योग गुरुओं को चुनाव में खुलकर इस तरीके से पढ़ना चाहिए। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं और एक नया आसन यहां पर शुरू हो चुका है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। ये आरोप आसन जो आपका नया नया चल निकला है, सोनिया गांधी पर इस तरह के निजी आरोप आपकी तरफ से आए हैं स्वामी जी। देखो, कोई निजी आरोप नहीं है। सोनिया गांधी जी सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में है, यूपीए की वो चेयरपर्सन है और उनकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लाखों करोड़ के उन्होंने घोटाले किए हैं और करवाए हैं। तो ऐसे में यदि मैं उसको लुटेरा खानदान कहता हूं तो मैं सच को बेनकाब करता हूं, सच को बेपर्दा करता हूं। इस खानदान ने जो आजादी से लेकर के आज तक देश को लूटा है और जो गुनाह किए हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से, मजहब के नाम पर इस खानदान ने देश को बांटा और आज तक इस देश को इतना पीछे धकेल दिया है कि इसको ठीक करने में कम से कम 10-15 साल, 20 साल लग सकते हैं। तो इसमें क्या गुनाह किया है? लेकिन स्वामी जी, इससे पहले आप पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि योग शिविर के भीतर अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं जो कि राजनीति की श्रेणी में आती हैं तो वो सही नहीं होता चुनाव के दौरान। अब यहां भी योग शिविर के दौरान ही इस तरह की योग सिखाने आप पाली पहुंचे थे, वहां पर इस तरह की बातें आपकी तरफ से अगर आई कि सोनिया गांधी पर निशाना साधा जाए, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जाए, तो सीधे तौर पर प्रचार तो किसी का हो ही रहा है। देखिए श्वेता जी, पहले तो आप थोड़ा सुधार कर लीजिए। मैंने योग शिविर के दौरान कोई बयान ऐसा नहीं दिया है। मेरे योग दीक्षा शिविर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है, लेकिन ये मैंने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और प्रेस में इस देश के संविधान ने मुझे बोलने की आजादी दी है। तो उसमें यदि मैं सच बोलता हूं और इन कांग्रेस के पापियों की पोल खोलता हूं, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मैंने जो बातें कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कही हैं। अपनी योग दीक्षा सभाओं में मैंने कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया है। यहां तक कि मेरी योग दीक्षा सभाओं को कैंसिल करने की कोशिश की गई। उसमें सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया कांग्रेस की तरफ से। जब वहां बात नहीं बनी तो मैं अभी कर्नाटक में था तो मेरी सभाएं कैंसिल की। मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने कहा कि बाबा जी की सभाओं को कैंसिल नहीं किया जाएगा। मुझे कैंसिल करने के बाद फिर परमिशन मिली और मैं निरंतर अपनी सभाएं कर रहा हूं। वो मेरी गैर राजनीतिक सभाएं हैं। मैं एक देश का नागरिक हूं और इसलिए मुझे अपनी राजनीतिक जो मेरा मंतव्य है उस अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को भी कहने का हक है। उस बात को मैं प्रेस के माध्यम से कहता हूं। जितनी प्रेस को, मीडिया को आजादी है, उतनी मुझे भी अपनी बात कहने की आजादी है जो मुझे संविधान ने दी है। कांग्रेस संविधान की हत्या करना चाहती है। नहीं, देखिए स्वामी जी, आजादी तो है, लेकिन चुनाव के दौरान हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जाती है। अरुण जेटली ने अमृतसर में अगर अपना मकान खरीदा है तो अमरिंदर कह रहे हैं कि उस मकान को आना चाहिए चुनाव खर्च की श्रेणी में। अब अगर आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अपने योग शिविर के लिए जाते हैं और उसके बाद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कहते हैं, तो आपका जो खर्च है वो किस श्रेणी में आना चाहिए? ऐसा देखो, प्रेस में देश में कहीं पर भी कहूं, कोई मैं विदेशी नागरिक नहीं हूं और उसको मैं कहीं पर भी बोल सकता हूं। संविधान ने ये नहीं लिखा है कि आप दिल्ली में बोलेंगे कि राजस्थान में बोलेंगे कि कर्नाटक में बोलेंगे। हमारे संविधान ने लिखा है कि हमें राइट टू स्पीच है। उसके तहत मैं कहीं पर भी अपना राजनीतिक मंतव्य, दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा इस देश में प्रेस के माध्यम से रख सकता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई खर्चा नहीं होता है। आप श्वेता सब कुछ जानते हो, रोज श्वेत पत्र जारी करते हो, तो बाबा जी को ऐसे आप मत फंसाओ। मेरी योग दीक्षा सभा गैर राजनीतिक है, थी और रहेगी, और उसमें मैं योग दीक्षा के साथ जरूर ये कहता हूं कि वोट करने जरूर जाएं, और वोट पैसे के लिए नहीं, दारू के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, देश के लिए वोट करें, एक बेटर इंडिया के लिए वोट करें, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, कालाधन लाने के लिए और इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस राष्ट्र के मंगल के लिए वोट करें। तो देश के लिए आह्वान करना ये कोई गुनाह नहीं है और हिंदू साधु होना कोई गुनाह नहीं है। मैं हिंदू घर में पैदा होकर के भी किसी मुसलमान, ईसाई, अन्य मजहब मतपंथ से घृणा नहीं करता। दुर्भाग्य यह है कि सोनिया गांधी जी को इस देश ने बहुत प्यार दिया, लेकिन वो हिंदू साधु संतों से जो घृणा करती है उसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए, बाबा रामदेव के ऊपर नहीं। अच्छा, ये निजी आरोप नहीं है कहना कि वो घृणा करती है।
ये कहना कि वो घृणा करती हैं हिंदू साधु संतों से, ये निजी आरोप नहीं हुआ स्वामी जी? ये निजी आरोप नहीं है, ये उनकी वो कुत्सित मानसिकता है जो उनके भीतर नफरत भरी हुई है। उसको उन्होंने अपने जो है कई दरमियान जब कई लोग हमारे उनसे मिले हैं उस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में इस बात को कहा है। और हमारे जयेंद्र सरस्वती जी को जेल में ठुकवाने में दीपावली के दिन उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका, उन पूरा कांग्रेस का एक षड्यंत्र है कि हिंदू साधु संत जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास है उससे इस देश के लोगों को दूर किया जाए। इसके लिए प्रायोजित तरीके से कार्यक्रम 67 सालों से कांग्रेस चला रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल, आपकी भी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, काले धन के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अपनी मुहिम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है और आपको उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर ही आपको संशय है। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आदरणीय केजरीवाल जी ने खुद रोहतक की रैली में कहा कि भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा इस देश में सांप्रदायिकता है और इसीलिए वो कनिमोझी, इसीलिए वो पवन बंसल, कपिल सिब्बल या सोनिया गांधी जो भ्रष्टाचार की सरगना है, क्योंकि मैंने कहा यूपीए 1 और 2 में जो लाखों करोड़ के घोटाले, इसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी जिनकी है, उन सोनिया गांधी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ते। यदि उनके खिलाफ चुनाव लड़ते तो मैं स्वयं जाता रायबरेली, हमारे हजारों कार्यकर्ता और लाखों समर्थक उनको सपोर्ट करते और ऐतिहासिक विजय उनको दिलाते। लेकिन देश के सबसे बड़े देशभक्त और ईमानदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर के वो अपनी मंशा जता देते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो इस देश को जो बचाने के लिए आगे बढ़ा उस शख्स मोदी के खिलाफ है। बात उनके इरादों की है और यदि आज भी वो पहल करते हैं, आए रायबरेली से मैदान में और हम उनको सपोर्ट देंगे और पूरा देश भी उनकी इज्जत करेगा। नहीं तो जो कभी लोग सोच रहे थे कि 10-15 सीट तो केजरीवाल ले ही लेंगे, शायद वो उनकी बोली हो जाए, खाता खुल जाए तो भी बड़ी बात होगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है। लेकिन ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि लोग उन्हें माफ नहीं किया है, लोगों ने उन्हें। अरविंद केजरीवाल जाके वाराणसी में बैठ चुके हैं, वो अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने अपनी तरफ से कह दिया था कि भाई मेरे जो वोट हैं वो आपके हैं। पिछली बार मुख्तार अंसारी कितने के फासले से हारे थे सबने देखा था। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी हो रही है? और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो लोगों ने प्रधानमंत्री मान लिया, वो तो 300 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। देखो, 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी संसद में पहुंचेंगे, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने 2 महीने पहले कहा था। जब मैंने 6 महीने पहले कहा था कि 100 से भी कम सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी, तब मेरी मखौल उड़ाई थी मीडिया वालों ने। अब मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि शायद 50 पर ही सिमट जाए, तो आश्चर्य की बात नहीं। अब यह हकीकत है और मोदी जी ऐतिहासिक मतों से वाराणसी से जीतेंगे। मैं स्वयं भी वाराणसी में जाऊंगा, वहां जनजागरण चलाऊंगा और आपसे एक ही बात कहता हूं कि इस बार के जो चुनाव हैं वो भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक होंगे और 16 मई के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी, टूट जाएगी और इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब उनका करिश्मा इस देश में समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वाराणसी में जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो एक तरह से लामबंद हो रहे हैं? भले ही उम्मीदवार नजर आ रहे हो, लेकिन वो एकजुट होता उनका दिख रहा है। ऐसा है, मैं अतिशयोक्ति में ये कहूं कि वाराणसी के विरोधी ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के विरोधी ताकतें यदि मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं तो भी उनको आप पराजित नहीं कर सकते। ये अहंकार की बात नहीं, उनके ऊपर भगवान शिव का, उनके ऊपर राम का, इस देश के 125 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो देशभक्त लोग हैं उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है और एक सच्चा आदमी कामयाब होगा और देश के लोगों ने मन बना लिया। देखिए, अब ये बात जो है एक मजहब की नहीं है, ये बात जो है किसी एक संगठन की नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। इस बार देश के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया है कांग्रेस को सबक सिखाना और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। अगर अरविंद केजरीवाल वाराणसी के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे होते तो आपका नजरिया अलग होता? आज भी वो लड़ते हैं तो मैं कहूंगा मैं उनका साथ दूंगा और उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा ही नहीं, उनको वहां के लोगों को साथ में लेकर के मैं जिताने का दम रखता हूं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, आए तो सही सच्चाई के साथ, लेकिन वाराणसी से लड़ते रहे तब भी केजरीवाल जी को काम करना शोभा नहीं देता है। वाराणसी से लड़ते लड़ते वो साथ में रायबरेली से भी लड़े, तब भी आप तब भी समर्थन करेंगे? नहीं, उसके बाद तो फिर विचार करना पड़ेगा ना, आदमी को एक तरफा होना चाहिए। अब सन्यासी बने तो एक तरफा बने ना, ऐसा भी नहीं कि ब्याह भी करा लिया और सन्यासी भी कहलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
चलिए, लेकिन इस वक्त का चुनावी माहौल आखिर में आपको क्या लग रहा है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी अपनी सीटों पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश में जो केंद्र में जो सत्ता है उसकी सीट किसकी होगी? आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से लोकप्रिय हैं और जैसा कि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री लोगों ने मान लिया है उन्हें, वो पक्का है, तय है, 16 मई की तस्वीर सबके सामने है? ये मन बना लिया है लोगों ने और इलेक्शन से पहले उनका सिलेक्शन कर लिया। अभी तो एक औपचारिकता रस्म अदायगी बाकी है। और इस बार मैं सच कहता हूं आपको, लोग कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे। और अगर आपसे कैंडिडेट में कहीं कहीं हो सकता है लोगों को आपत्ति हो, हाँ। कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे हैं लोग, कोई जाति मजहब भी नहीं देख रहे हैं, अब तो खाली मोदी को देख रहे हैं। और ये यद्यपि आपत्ति हो सकती है कुछ लोगों को कि मोदी सरकार का नारा क्यों दिया गया, राजनीतिक दलों ने और व्यक्तियों ने लोगों का भरोसा तोड़ा। ऐसे में जब एक देश में राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास और अराजकता का माहौल बना है, लोगों को भरोसा है मोदी जी लोगों के इस भरोसे के ऊपर खड़े उतरेंगे और इस निराशा भरे वातावरण में वो आशा और उम्मीद की किरण है। इसलिए लोग मोदी के नाम पर एक तरफा वोट कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन जो है वो बहुत बड़े रूप में हो रहा है। अब लोग जो है वो कोई हंग संसद की तरफ नहीं, वो एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे मोदी की, क्योंकि अब लोग मौका नहीं देना चाहते कि मोदी जी ये कर पाते, यदि पूर्ण बहुमत की सरकार होती, अल्पमत में इसलिए नहीं कर पाए। तो इस बार लोग जब पूरा मन बना चुके हैं और आप 16 मई को आप खुद देखेंगे और मैं फिर स्टूडियो में आके आपको बताऊंगा जो कहा वो सच निकला। हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन आपने जो सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है, आप कह रहे हैं वो निजी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर उनकी शादीशुदा जो परिस्थिति है उसे लेकर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उन निजी आरोपों का खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ सकता है? कोई खामियाजा नहीं। देखिए, 13 साल की उम्र में आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है। अब ठीक है, वहां तो ऐसे भी भाई बहन बोलते हैं, नरेंद्र भाई, यशोदा बहन, अब बैठा दिए, माँ बाप ने ऐसा ये कर दिया, तो अब उसके बाद उनके अंदर जो है वो जन्म जन्मांतरों का, हम तो कोई एक जन्म को नहीं ना, हम तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ये मैं कोई यहाँ कोई मजहबी बहस नहीं छेड़ना चाहता। तो कोई प्रारब्ध होगा, उतनी दिन का साथ लिखा विधाता ने, उसके बाद वो हिमालय तपस्या के लिए गए, कोई हनीमून करने तो कहीं नहीं गए ना। अब उसके यदि कोई व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है और देश की सेवा करता है और जसोदा बहन को आपत्ति नहीं है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव। किस्मत खराब है, उसको लड़के नहीं मिल रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव। आप आरोप लगाएं तो वो निजी ना हो, दूसरी तरफ से आरोप लगाएं तो वो निजी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने कहा है कि आप स्टूडियो में आएंगे, उसके बाद तो नतीजों के बाद आपसे मुलाकात जरूर होगी।